आप सभी को दिल्ली की ऐतिहासिक विधानसभा के सदन में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए परम सौभाग्य और गर्व का विषय है। यह वही विधानसभा है जिसे इतिहास ने पवित्र किया है और जहां समय समय पर महान नेताओं की आवाज गूंजी है। आज इस ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। वीर विट्ठल भाई पटेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव गाथा एक प्रदर्शनी और एक डाक टिकट स्मारक के रूप में जिसका गृह मंत्री जी ने विमोचन किया है, वो आपके समक्ष है। यह पहल उनके प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष के रूप में अग्रणी योगदान को श्रद्धांजलि देती है और भारत की संसदीय लोकतंत्र की संरचना में उनकी महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करता है। हम सब ऐसे वर्ष में एकत्रित हुए हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है। आज से ठीक 100 साल पहले इसी समय 11 बजे सदन लगा था। ठीक इसी समय 24 अगस्त 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका निर्वाचन मात्र प्रतीकात्मक विजय नहीं था, बल्कि हमारे स्वशासन के राष्ट्रीय सफर में एक मील का पत्थर था। अपने कार्यकाल में विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्षीय पद की गरिमा, निष्पक्षता और साहस से परिभाषित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि स्पीकर किसी दल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सदन की गरिमा और मर्यादा के निष्पक्ष संरक्षक होते हैं। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, वहीं उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने हमारी विधानसभाओं में लोकतांत्रिक आत्मा का संचार किया। दिल्ली विधानसभा स्वयं भी कोई सामान्य स्थल नहीं है। यह भारत की पहली केंद्रीय विधानसभा है जो 1909 में मॉर्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत स्थापित हुई थी। बाद में 1919 में चेम्सफोर्ड सुधारों और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसे द्विसदनीय कर दिया गया। 2 सदन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अमेंडमेंट के साथ, जिसमें ये लोअर हाउस था और अपर हाउस मेटकाफ हाउस में स्थापित किया गया। इसके नजदीक यही वह संस्था थी जहां पहली बार भारतीयों को औपनिवेशिक शासन के अधीन एक व्यवस्थित विधायी भूमिका प्रदान की गई। इन दीवारों ने लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास ऐसे अनेकों महान नेताओं के प्रखर विचारों को सुना। ये पावन धरती हमें याद दिलाती है कि आज का हमारा लोकतंत्र साम्राज्य की कोई भेंट नहीं है, बल्कि यह विचारों की बहस से गढ़ा गया, बलिदान से पवित्र किया गया और साहस से सुरक्षित किया गया लोकतंत्र है। माननीय सदस्यों, इस विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में विधानसभाओं की भूमिका का पुनः मूल्यांकन भी करना। किसी विधानसभा की असली शक्ति इस बात में नहीं कि वह कितने कानून पारित करती है, बल्कि इस बात में है कि उनकी बहस कितनी सार्थक है, उनकी समितियां कितनी गंभीर और निष्पक्ष समीक्षा करती हैं और वह जनता के प्रति कितनी जवाबदेह हैं। हमारी बहसें यांत्रिक नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कानून जल्दबाजी में नहीं बल्कि विवेक और दूरदृष्टि के साथ बनाए जाएं, ताकि न्याय और समावेश सुनिश्चित हो सके। लोकतंत्र का सार विघटन में नहीं, संवाद में है। विरोध को दबाने में नहीं बल्कि उसे विचार विमर्श में बदलने में है। हमने राष्ट्रीय ई विधान नेवा को अपनाया है। आप सबके यहाँ पर हमारा पेपरलेस सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें वन नेशन वन प्लेटफॉर्म की परिकल्पना साकार हुई है। साथ ही दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर से प्रकाशित हो रही है। हम सौर ऊर्जा से प्रकाशित हैं 100%। अगले 2 दिनों में यह सम्मेलन जिन विषयों पर चर्चा करेगा, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों में स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधानमंडलों के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका। दूसरा विषय, भारत लोकतंत्र की जननी। तीसरा विषय, विट्ठल भाई पटेल भारत के संविधान और विधायी संस्थाओं को आकार देने में भूमिका। और अंतिम, शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की संभावनाएं। ये सभी विषय हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु लोकतंत्र का सार सदैव एक ही रहता है, जन सेवा।
अंत में मैं एक बार फिर से आए हुए सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि यह होने वाले विचार विमर्श न केवल हमारी संसदीय परंपराओं को समृद्ध करेंगे, बल्कि हमारे सामूहिक संकल्प को भी सुदृढ़ करेंगे कि हम लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी, अधिक जवाबदेह और जनता के विश्वास में और गहराई से निहित बनाएंगे। भारत माता की जय। आभार माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, वे अपने संबोधन के लिए पधारें। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत ही खुशी का अवसर है, दिल्ली में पहली बार ऑल इंडिया स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन, और उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में। मैं चाहूंगी कि पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे माननीय जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर न केवल कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करी, बल्कि विधायकी में, उसकी गरिमा में, लोकतंत्र में आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपकी उपस्थिति हम सबको वो मनोबल देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी का, जो आज हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे प्रिय माननीय उपराज्यपाल जी विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज यहाँ उपस्थित हैं, और आज के इस कार्यक्रम का आयोजन और विजन देने वाले हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आदरणीय सभी सांसदों का, हमारे माननीय विधायकों का, और देश के कोने कोने से आए, प्रत्येक राज्य से आए हुए माननीय स्पीकर महोदय और डिप्टी स्पीकर महोदय और सभी सेक्रेटरीगण। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में, ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूं कि वो पहली लौ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हाँ, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। 24 अगस्त 1925 श्री विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़कर के यहाँ तक पहुंचा, और ये कोई आम घटना नहीं थी। निश्चित तौर पे गुलामी के एक लंबे इतिहास को बदलने वाला क्रांतिकारी क्षण था। मैं उस समय को यदि याद करती हूं तो शायद विट्ठल भाई जी ने जरूर ये सोचा होगा कि अंग्रेजों की इस असेंबली में ब्रिटिश सरकार के एक अंग्रेज नुमाइंदे को हरा करके भारतीय ने जो गौरव का प्रतीक बने, उन्होंने अपने मन में सोचा होगा जरूर कि जब एक दिन भारत आजाद होगा तो अनेक भारतीय उस आजाद भारत में अपने स्वराज के साथ, अपने झंडे तले, अपने संविधान की छाया में, अपने प्रदेश और देश के का प्रतिनिधि बन करके ऐसी ही विधानसभा में बैठेंगे और अपनी देश की जनता की बेहतरी के लिए नीति निर्माण करेंगे। आज श्री विट्ठल भाई पटेल जी ने जिस तरीके से केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रूप में कार्य करते हुए संसदीय गरिमा और अनुशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया, हमारे लिए, सबके लिए वो एक प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कानूनी समझ और विधायी कार्यों का ज्ञान के साथ साथ उनकी निष्पक्षता भी विरोधी पक्षों को भी इतना उनके प्रति भावपूर्ण कर देती थी, कोई उनके निर्णयों में आलोचना कर ही नहीं सकता था। ऐसी विशिष्ट विभूति जिन्होंने भारत को गुलामी के काल से ही
सही मायनों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की दिशा में काम किया। हम सब मिलकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके जीवन की गौरव गाथा की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाना, डॉक्यूमेंट्री दिखाना, उनके जीवन को समर्पित डाक टिकट को जारी करना और उनके महत्वपूर्ण योगदान को जन जन तक पहुंचाना का ये प्रयास, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमको कृतार्थ किया। आज जब हम देखते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में लोकतंत्र की आवाज बनकर के प्रस्तुत होते हैं, आज उनकी हर बातचीत तथ्यपूर्ण होती है, तर्क संगत होती है और संविधान संगत होती है। उन्होंने इस लोकसभा सदन को अपने मायने दिए। धारा 370 हटाने का निर्णय हो या नए कानून लाने का निर्णय हो, और या फिर अभी राजनीति को शुचिता देने के लिए आपने इस मानसून सत्र में जो कानून लेकर के आए, ये पूरे सदन को उन कानूनों को बनाने की ताकत देता है सदन, कि जब आप जनता के हित में, देश के हित में निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र की रक्षा करते हुए काम किया है, वो हम सभी प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। आपका वैदिक ज्ञान, विधायी कार्यों में आपकी गहन समझ और देश के लिए समय समय पे आपने जिस तरीके से प्रभावी वक्तव्य दिए, वो ना केवल देश की सरकार और देश की संसद का, देश की जनता में बेहतर विश्वास पैदा करता है। मैं आए हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं कि आप समय निकाल करके इस कॉन्फ्रेंस में आए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के साक्षी हम सब लोग बन पाए, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार ऐसा उत्सव और नए नए कार्य जो पिछले 6 महीने में हमने इस विधानसभा को, चाहे सौर ऊर्जा पे लेके आने का कार्य हो, चाहे इसका ई विधान हो, और चाहे हमारे पूरे सचिवालय में ई फाइलिंग हो, पारदर्शिता के नए आयाम इस समय सरकार लाने में लगी है। मार्गदर्शन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। एक बार फिर से हृदय की गहराई से आप सभी मान्यवरों को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपका यहाँ पधारने का। 2 दिन हम साथ में रहते हुए दिल्ली में यहाँ पे बहुत सारे विषयों की चर्चा करेंगे, कैसे अपने अपने राज्यों में हम अपनी विधानसभा के माध्यम से जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करेंगे। और दिल्ली में आप आए हैं तो जरूर हम आपको चाहेंगे कि ऐसे स्थल दिखाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में बनवाए। उसका एक बहुत बड़ा तीर्थ दिल्ली में है जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, उसको भी आप जरूर देख करके जाएंगे। उसकी व्यवस्था हमने की है। आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी एवं विभिन्न राज्यों से यहाँ उपस्थित सम्मानीय पीठासीन सभापति और अध्यक्षगण, आज ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, निरंतरता एवं संजीवता का उत्सव है। हमारी संसद, विधानसभाएं एवं विधान परिषदें भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं और आप सभी इन निर्वाचित निकायों के पीठासीन अधिकारी होने के नाते हमारी लोकतंत्र संरचना को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। This historic and magnificent building where we have gathered today used to house the Imperial Legislative Council
and the Central Legislative Assembly, the then Parliament of India, from 1912 to 1926. It was its building that Shri Vallabhbhai Patel served as the presiding officer of the Central Legislative Assembly. Being present in this historic complex today is a matter of pride for us. माननीय गणमान्यजन, भारतीय संसद, हमारे विधानसभा और विधान परिषद 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और मन स्थिति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये लेजिस्लेटिव बॉडीज कठिन संघर्षों और संग्राम से अर्जित स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीती जागती मिसाल हैं। वर्तमान में भारतीय विधायी निकायों का जो स्वरूप आज हम सब देख रहे हैं, उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण रही है। Origins of the modern day legislative process in India can be traced back to the Royal Charter of 1601, which authorized the East India Company to make, ordain and constitute such and so many laws, constitutions, orders and ordinances as shall seem necessary and convenient for the good government. कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने वर्ष 1852 में भारत में एक विधानमंडल की स्थापना हेतु ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र लिखा था। संभवतः यह पहला अवसर था जब विधायी सुधारों के विषय पर भारतीय मत को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के साथ विधायी परिषद की कार्यवाही में चर्चाएं लिखित रूप में न होकर मौखिक रूप में होने लगी और विधानमंडल को अपने स्वयं के नियम एवं कार्यप्रणाली बनाने का अधिकार मिला। वर्ष 1856 में जनता को परिषद की कार्यवाही देखने की अनुमति तथा समाचार पत्रों को कार्यवाही की रिपोर्टिंग की अनुमति दी गई। हालांकि परिषद में तब किसी भी भारतीय की भागीदारी नहीं थी, सभी सदस्य यूरोपीय हुआ करते थे। भारत में वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था 1860 में हुई और 1892 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार फाइनेंशियल प्रोविजंस की आलोचना के साथ साथ प्रश्न पूछने और सरकारी सदस्यों से जवाब तलब करने का अधिकार मिला। हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज ने तब से लेकर अब तक स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण, देश के बंटवारे के फैसले और अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के साथ प्रगतिशील, गरिमामयी और स्वायत्त राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा मानना है कि संसदीय कार्यवाहियों में अनुशासन, शिष्टाचार और नियमों का अनुपालन अनिवार्य है। संसदीय प्रक्रियाओं की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत असहमति को गरिमा और मर्यादा के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। सफल लोकतंत्र 3D पर आधारित होता है: डिबेट, डिसेंट एंड डिसीजन, यानी बहस, असहमति और निर्णय। इसमें चौथे और पांचवें डी अर्थात डिसरप्शन एंड डिसरिस्पेक्ट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। To the members of this assembly, as indeed all the presiding officers present here today, I would like to remind about the functioning of Delhi Assembly from 2015 to 2025. We have witnessed how special assembly sessions were convened by the government only for the purpose of abusing leaders and top constitutional functionaries of the country. Sessions were abruptly concluded without performing any legislative business and without assembly being often remained in session without being provoked for years. The privilege of the House was used as a shield against any legal action. The committees of the House were misused to target the bureaucracy and the journalists. Such abuse of the House is unparalleled and unprecedented. अतः यह अनिवार्य है कि प्रत्येक विधायक स्वयं को बेहतर संसदीय आचरण के लिए प्रतिबद्ध करे और हमारे इंस्टीट्यूशंस में घटते जनविश्वास को पुनः स्थापित करने में सहयोग दे। उन्हें चाहिए कि वे अपने अपने सदनों के मंच का उपयोग जनता की सेवा के लिए करें, न कि केवल राजनीतिक टकराव के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप पर यह दायित्व है कि सदन में अनुशासन बनाएं, बहुमत के जनादेश से बनी सरकार का सम्मान करते हुए उतनी ही शिद्दत के विपक्ष को भी सुरक्षा दें और ये सुनिश्चित करें कि सदन रचनात्मक बहस कर मंच बने। मेरा मानना है कि इस ध्येय को हासिल करने में
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका प्रयास और सबका सम्मान का जो संदेश है वो हमारे लिए पोल स्टार का काम कर सकता है। माननीय गणमान्यवन, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली भारतीय गणराज्य की विविधता में एकता की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम सब डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी के प्रति हमारे नए संकल्प का संदेश पूरे राष्ट्र को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सम्मेलन की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।